और बच्चों कैसे हो आप सब? ठीक, हाल चाल बढ़िया, सही से हो? सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हो कोरोना वाले? आई होप तो सब अच्छे से होगे, कोरोना के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होगे, बच के होगे, घर में रहते होगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज। अब तक हमने क्या देख लिया था? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज एक बिल्कुल नया चैप्टर, नहीं गॉस लॉ भी देख लिया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया था, एरिया वेक्टर क्या होता है ये बात किया था। आज बात करेंगे गॉस लॉ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, गॉस लॉ। ठीक है, अच्छा गॉस लॉ करने से पहले ना एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। गॉस लॉ वहीं से स्टार्ट होगा। ये क्या करते हैं? वार्म अप क्वेश्चन। मेरे पास क्या है? एक स्फीयर है, मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r है। मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर क्या है? एक चार्ज q है। क्या है इसके यहाँ पे? एक चार्ज q कर रखा है। तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। लास्ट वीडियो में से क्वेश्चन किया था हमने। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर, यहां से 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर। तो ऐसे ही किया जाएगा, सबकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगा। अच्छा जी, अच्छा बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया था मैंने, तो पहले वो देख के आओगे तभी ये समझ में आएगा। आज का क्लियर करता हूं पहली बात में ही। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हर केस में अलग अलग है। तो जब डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसका? अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इसीलिए क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे से एरिया वेक्टर, छोटे छोटे से एरिया वेक्टर। ये रहा डीए, इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ डीए। ठीक है, बिल्कुल इसके साथ होगा ना, इसका एरिया वेक्टर यहां से डीए। ठीक, और इन सारे डी को क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हम नेट फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही था, क्या था फॉर्मूला फ्लक्स का मेरा? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, यही था। यहां से क्या होता था? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है लास्ट लेक्चर अच्छे से बताया था मैंने, तो वहां से जाके देख के आ सकते हो। तो जो मेरा फ्लक्स होगा इसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन, अच्छा ई कांस्टेंट है कि नहीं? अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो ई क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, बस डायरेक्शन अलग है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं? ई को कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा? cos 0 की वैल्यू है तो cos 0 इज 1, तो वहां से इसको हटा सकते हैं हम, dA। स्फीयर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्फीयर के लिए एरिया का फॉर्मूला dA का इंटीग्रेशन, मतलब सारे dA को जोड़ूंगा, सारे dA को जब ऐड करूंगा तो पूरा स्फीयर का एरिया आएगा। सारे dA को जब मैं ऐड करूंगा तो स्फीयर का एरिया आएगा। तो इस स्फीयर का एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। तो क्या होगा मेरा? और टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या होगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? ये यही आएगा फ्लक्स इसके लिए। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना हमारा, ये बात मैंने शायद बताई थी पिछली वीडियो में, नहीं बताई थी? अगर बताई तो अच्छी बात, नहीं बता अब देख लो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ का होता है? ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी है, इसके अंदर भी है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो कहाँ की लेते हैं? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, या सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं? ये क्वेश्चन है मेरा। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बात सुनो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा हम कहाँ का लेते हैं? सरफेस का लेते हैं। ना सरफेस के अंदर लेंगे ना सरफेस के बाहर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहाँ का लेंगे हम? हमेशा सरफेस का। कौन सरफेस है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस। कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? सरफेस का। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? सरफेस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा आपको, के अंदर चार्ज कितना है? क्यू। इस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मान लो सेंटर में ये, ठीक है, तो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर देखा होना चाहिए, तब आपको समझ में आ रहा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो होता था के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर इज अ डिस्टेंस, क्यू इज अ चार्ज, एंड के इज अ परमेबिलिटी फोर्स कांस्टेंट। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक, उसको क्या बोलते थे हम? परमिटिविटी। क्या बोलते थे? परमिटिविटी। तो यहां से फ्लक्स के की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चल बसा, 4 पाई से 4 पाई चल बसा, क्यू था सुनिए यहाँ पे, ठीक है, के क्यू। तो आंसर क्या आया मेरा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर आया? क्यू बाय। जो फ्लक्स की वैल्यू आई क्या? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू आई मेरी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ, यही है गॉस लॉ।
गॉस अंकल क्या कहते थे या गॉस जी क्या कहते थे, उनका ये मानना था कि जब भी हमें किसी क्लोज सरफेस का जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो किसके बराबर होगा। उनको कोई इंटीग्रेशन से मतलब नहीं था, कोई डॉट प्रोडक्ट, कोई एरिया वेक्टर से कुछ मतलब नहीं था। उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी क्लोज सरफेस के लिए तो वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म। यही है गॉस लॉ। ठीक है, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, इतनी जल्दी भी इतना आसान भी नहीं है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेकिन गॉस लॉ बस इतना ही कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर एनी क्लोज सरफेस जिसको हम 3D सरफेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3D सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, माफ करना जी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सरफेस। अगर कितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज है, उसको अगर मैं E बाय एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सरफेस है, इसके अंदर प्लस 3 चार्जेस अंदर है, इसके कितने, 3 चार्जेस हैं। तो इसके लिए मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एरिया वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल दूंगा, सीधे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा मेरा, फाई इज इक्वल टू में कितने क्यू है, 3 क्यू है ना, तो 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस खत्म। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, निकाल के देख सकते हो। यहाँ पर सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एरिया वेक्टर इंटीग्रेट करो, वहां पर आंसर ये जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस क्यू होगा तो क्या रखेंगे, माइनस क्यू, तो इसके लिए जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी -3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका मतलब गॉस लॉ के अंदर हमें चार्ज को विद साइन रखना है। क्या रखना है, प्लेस चार्ज विद साइन। चार्ज को कैसे रखना है, हमें विद साइन रखना है। चार्ज को साइन से रखेंगे तो हमें उसका डायरेक्शन ही मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर जाते हुए फ्लक्स होगा। जो इसके लिए फ्लक्स होगा कहां होगा, बाहर जाते हुए होगा, आउटवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव चार्ज के लिए जो फ्लक्स होगा मेरा इनवर्ट फ्लक्स होगा, क्या होगा, इनवर्ट फ्लक्स। क्लियर हो रही है बात। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ट फ्लक्स, मतलब फ्लक्स अंदर जाते हुए होगा। ठीक है, तो साइन का हमें क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। साइन क्या देगा, डायरेक्शन देगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें जब भी गॉस लॉ निकालते हैं, गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो चार्ज को विद साइन रखते हैं। चार्ज को कैसे रखते हैं, विद साइन रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एक एक बात कंसेप्ट सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखें इसको ध्यान से, क्योंकि आज कोई मस्ती मत करना। ठीक है, आज सिर्फ फोकस पे ध्यान, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना आज, क्योंकि साथ साथ कोई पैरेलल में कोई काम नहीं, कोई चैट, सब चैट बंद कर देना। ठीक है, ये SMS जो आते रहते हैं ना साथ साथ वीडियो के समय, सब बंद होना चाहिए आज। इस पे ध्यान देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर लेक्चर्स के लिए। ये होता है चार्ज को भी रखते हैं साइन। अगर नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है इसका मतलब, अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड होगा, सॉरी इनवर्ड होगा। फ्लक्स क्या होगा, इनवर्ड फ्लक्स होगा। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स कैसा होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड फ्लक्स मतलब बाहर जाता हुआ फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स मतलब अंदर जाता हुआ फ्लक्स। ये बात हमें समझ में भी आता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास करेंगे वो क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो बाहर जाते हुए आउटवर्ड, अंदर आएगा तो इनवर्ड फ्लक्स। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द चार्ज होता है। क्लियर हो रही बात। अच्छा, इतना यूनिट वही होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यूनिट वही होगा, फ्लक्स का यूनिट चेंज नहीं होगा। जो हमने कंसेप्ट स्टार्टिंग पढ़ा ना वो बात यहां से। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम सरफेस का निकालते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं साथ साथ। इसको पहले पॉज करके नोट करो, एक बार कर लिया। इसको देखो, बहुत सी किताब में क्या लिखा होता है, गॉस लॉ का प्रूफ है। भाई हम कौन होते हैं गॉस लॉ का प्रूफ देने वाले, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ, इसको दिखा सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हाँ ये जो गॉस जो हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय द यूज ऑफ फार्मूला, देन वही चीज आ रहा है गॉस लॉ से। हर चलो एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर। अभी आर्टिकल देखा है ना, अभी और देखेंगे। सबके ऊपर वैलिड होता है, सबके ऊपर कोई सा भी सरफेस स्फीयर हो, बस लेकिन क्लोज होना चाहिए। कंडीशन क्या है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लियर हो रहा है बात। चलो नोट करो इसको, नोट किया पॉज करके। चलो जी देखते हैं एक बार। ये क्या था, इसका रेडियस इस बार r लिया। क्या 2r के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा? अगर मान लो रेडियस कितना होता है 2r, तो उसके लिए भी क्या फ्लक्स, इसके अंदर भी एक +q चार्ज है, इसके लिए सेंटर पे क्या है +q चार्ज है, तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। फ्लक्स क्या आया था मेरा, E
है ना, ई आया था और क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, लास्ट में यह था पूरा वो स्टेप सब वही जाएगा, बार बार लेंथी वीडियो बनाने क्या फायदा। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी सरफेस पे, के क्यू बाय 2r का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस क्या है इस बार 2r है, तो नीचे 2r का स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही एरिया 4 पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 2r स्क्वायर, है कि नहीं, तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर चल बसा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इनटू में साथ में क्यू भी तो है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई चल बसा, क्या आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके लिए भी वही सेम, जो इसके लिए आया था वही इसके लिए भी, तुम चाहो तो रेडियस को हाफ करके देख सकते हो, सेम आएगा आंसर, रेडियस को अगर हाफ करोगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में क्या r/2, यहाँ पर भी r/2, तो दोनों कट जाएंगे, 4 पाई पे से 4 पाई कट जाएगा, आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब मैं यहां से ये बात कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज्ड सरफेस does not depend upon what, does not depend upon the size of the surface। अच्छा, मैं यहाँ पे स्फीयर लेके दिखा रहा हूँ क्योंकि स्फीयर के साथ समझाना इजी होता है, तुम रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कोन कुछ भी ले सकते हो, रेक्टेंगल ट्राइंगल तो क्लोज तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा, सेम आएगा, क्लोज सरफेस होना चाहिए, बस बशर्ते कि क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यहां से मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, साइज से उससे कुछ मतलब नहीं है, साइज 2 हो, r हो, 2r हो, 3r हो, हाफ हो, होना भी चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इतनी यहां से निकल रही है, अगर रेडियस इतना हो जाएगा 2r का मतलब रेडियस ये, अभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अभी भी इसके अंदर से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, अगर मैं सर्कल को छोटा कर दूं रेडियस को, तो अभी भी उसके अंदर से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है जितना पहले पास कर रहा था, ठीक है। तो यहां से मैं इस बात को समझ सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? चलो इसको रफ कर दो मैं थोड़ा देख ले डेफिनेशन वगैरह, आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या साइज पे डिपेंड करेगा? चलो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, क्या शेप पे डिपेंड करेगा? सोच के देखो, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड करेगा क्लोज सरफेस के लिए? मेरे पास क्या है, एक क्यू मान सॉरी क्या मान लेते हैं, ट्राइंगल है, एक कोन ले लो, ट्राइंगल नहीं कोन, क्लोज सरफेस होना चाहिए ना। मेरे पास एक कोन है, यहां पर एक क्यू मान लेता हूं, ठीक, उसके जस्ट बगल में मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर यहाँ पे स्फीयर है, इनके सबके सेंटर में क्या है, क्यू चार्ज है, क्या है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, कुछ नहीं, जिसके अंदर जितना इसके अंदर चार्ज होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनसाइड कितना है, क्यू, एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी चार्ज कितना है इनसाइड, क्यू, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो सबके लिए वैल्यू सेम, चाहे वो कोन हो, चाहे वो मैंने क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, सबके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, साइज भी कुछ भी उससे मैटर नहीं करता। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ शेप ऑफ सरफेस के शेप पे भी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना साइज पे फर्क पड़ेगा ना शेप पे पड़ेगा। होना भी चाहिए भाई, जो हम फ्लक्स का फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो देख रहे हैं फ्लक्स का फॉर्मूला, चार्ट विद साइन रखेंगे बस, ये याद रखना, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू इनसाइड, क्या है ये, क्यू इनसाइड, ये बात याद रखना, ठीक है, जो क्यू होगा मेरा इनसाइड होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अंदर कितना चार्ज है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू किसी एक मीडियम के लिए। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, अगर एयर की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक पता है ना, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी वाला वीडियो देख के हमने दिखाया तो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा तुमको, वहां जाके देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है, अच्छे से समझा रखा है क्या होता है एप्सिलॉन, इसके मतलब क्या है, इसका पूरा अच्छे से पोस्टमार्टम किया वहां पे। तो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो फ्लक्स। तो इसमें शेप, इसमें एरिया, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, एरिया कहीं टर्म आ रहा है, कहीं रेडियस कहीं दिख रहा है, कहीं शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अंदर कितना चार्ज है, अंदर कितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। तो फ्लक्स के मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए, कौन सा,
ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डॉट प्रोडक्ट और एक ये वाला क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो फॉर्मूले हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होता है? सरफेस का। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हमेशा, ठीक है। गॉसियन सरफेस, जो क्लोज सरफेस होता है उसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये क्या है? मेरा गॉसियन सरफेस है। अब इसी कहानी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होता है? सरफेस का होता है। और ये चार्ज कहाँ होता है? अंदर का होता है। अच्छा, हो गया ये? नोट करो इसको, थोड़ा सा कर लिया। चलो देखो, ये बहुत मजा आने वाला है इसमें। मतलब ये गॉस लो है ना, इसको इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल से आऊंगा ना, इसके ऊपर मतलब दिमाग खुल जाएगा आज। बड़ा मजा आने वाला है। मैं देखना, मैं क्या बोलूं, खुद ही देखना, आप लोग खुद बताना फिर कमेंट करके कैसा था ये हो गया। कुछ कंसेप्ट देखते हैं। ये मार्कर, तुम धोखा कैसे दे रहे हो? चलो पूरा चलो क्या बात करें? कंसेप्ट की बात करें। किसकी? असली कंसेप्ट क्या होता है आप देखते हैं। मेरे पास एक स्फीयर है, इसके अंदर एक Q1 चार्ज है, इसके अंदर एक Q2 चार्ज है, बाहर क्या है? Q3 चार्ज है। बाहर क्या है? Q3 चार्ज है। तो इसके लिए बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, बोर्ड में आया वो सवाल है। इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, चार्ज इनसाइड कितना है? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही फ्लक्स का वैल्यू होगा। अंदर वाले चार्ज को नहीं लेंगे हम। अच्छा जी, अब बात करता हूं इस वाले फॉर्मूले से। E डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। तो जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, मैंने ये बता दिया कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, कहाँ का लूंगा। तो सिंपल सी बात है, सरफेस का। जी सर, आप जो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाली आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ उठा के रख दोगे। अच्छा, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है? तीन चार्जेस है यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। तो मैं क्या तीनों की वजह से लूं या सिर्फ अंदर वाले की वजह से लूं? सवाल है भाई, अच्छा सवाल है कि जो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा या सिर्फ दोनों की वजह से लूं, जो चार्ज अंदर है सिर्फ उसकी वजह से लूं, या फिर जो चार्ज बाहर है उस तीनों की वजह से लूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से हो रहा होगा, तो मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है? तो मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखता हूँ, ड्यू टू द ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द विसिनिटी, इसके आसपास जितने भी चार्ज प्रेजेंट है ना, उसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? U ड्यू टू Q1, E ड्यू टू Q2 और E ड्यू टू 3, तीनों चार्जों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये बात क्या रखना? हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी इसमें कंफ्यूज मत होना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होगा। यहाँ पर जितने भी चार्जेस होते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम रखते हैं। अगर मैं चार्ज की बात करूं गॉस लॉ में, तो चार्ज जितना अंदर होगा सिर्फ हम वो वैल्यू रखेंगे, बाहर चार्ज होगा उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये दो तीन बातें ना क्लियर रखना दिमाग में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, तभी मजा आया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यही सब छोटी छोटी बातें याद आती हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको याद है तो बहुत ही आसान सवाल होता है। कोई सा दुनिया का मुश्किल सवाल आ जाए, चुटकियों में सवाल सॉल्व होगा। बस ये छोटी छोटी बातें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए उस टाइम पे। क्लियर है? अच्छा, लेट सपोज कि यहां पर एक स्फीयर है, यहां पे एक स्फीयर है, ठीक। कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट नंबर 1 था। कंसेप्ट नंबर 2 देखो, यहां पे एक स्फीयर है, इसके जस्ट बगल में एक चार्ज क्यू है। तो इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, बहुत से बच्चों ने बोला 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? चार्ज इनसाइड कितना है? 0 है। तो चार्ज इनसाइड 0 है, तो मेरा फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सी बात है, 0 है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू 0, इनसाइड 0। लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऐसे बनेगा ना जी। चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर भी क्या है? फ्लक्स की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल जा रही थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स की, आप देखो ये पिछले लेक्चर में अच्छे समझाया था, ठीक है। तो चार्ज अंदर होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स की वैल्यू होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी फ्लक्स 0 हो सकता है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने के, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। क्लियर हो रहा बात? अच्छा, एक और देखते हैं। अच्छा, फ्लक्स 0 कब होता है? अगर यहाँ पर स्फीयर होता, इसके आसपास कोई चार्ज नहीं होता, तब भी फ्लक्स 0 होता। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, फ्लक्स भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तभी फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बाद भी फ्लक्स 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्फीयर 1 है मेरे पास, और यहाँ पे एक स्फीयर क्या है? 2 है, दोनों आपस में टच में है। इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू। तो बताओ स्फीयर 1 और स्फीयर 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर होगी, बना रहा हूं, ठीक है, दिया नहीं रहेगा। तो पहले के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरे के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0।
क्यों? क्योंकि दूसरे में इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है इनसाइड। जब तक चार्ज इसके अंदर नहीं रहेगा फ्लक्स की वैल्यू नहीं होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी भी, लेकिन चार्ज नहीं है, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू 0 है इसमें, इस केस में है। तो बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे सवाल आते हैं, ये सारे कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक बार कंसेप्ट को समझो, पॉज करके नोट करो, उसके बाद मैं कुछ अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, तो उसको करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके आज के डेट में, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन लिखूंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम खराब नहीं करना चाहता। पॉज करके नोट करो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, चालू हो गया। हाँ। ये क्या सवाल है, क्या लिखा हुआ है? फिगर शोज ए क्लोज सरफेस विच इंटरसेक्ट कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर एक फिगर देखो, यहाँ पे क्या है? एक क्लोज सरफेस है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक कंडक्टिंग से। ये क्या है? क्लोज सरफेस, क्लोज, और ये क्या है? कंडक्टिंग। क्या है? कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट द पॉइंट पी, पॉइंट पी पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया गया है, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है? अच्छा, जिन बच्चों का 0 आ रहा है वो एकदम गलत है, जिन बच्चों का 0 आ रहा है एकदम गलत है। उनको क्या लगा कि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो गॉस अंकल के हिसाब से फ्लक्स इज इक्वल टू में q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, q इनसाइड 0 है तो फ्लक्स की वैल्यू 0। एक मिनट रुको, यहाँ पे क्या है? कंडक्टिंग है, क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ पे क्या रखा गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इंडक्शन। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कंडक्टर है, तो यहाँ पे ऐसा चार्ज इंड्यूस होगा, सिर्फ कंडक्टर केस में होता था, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस। इसके यहाँ पे आपको सारे पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना भाई, पॉजिटिव को देख के इधर अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव को देख के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। तो यहाँ के अंदर क्या आ गया? ये चार्ज आ गया, क्या आ गया? माइनस क्यू चार्ज आ गया। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। इंडक्शन हो रहा है ना, कंडक्टिंग, तो इस बात में जितना यहाँ पॉजिटिव, इतना चार्ज यहाँ पे होता है, उतना ही चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या? प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू, माफ करना है जी, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। तो मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? विल रिमेन 0। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा? 0 तो क्या कह रहे हो? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा? यहाँ पे तो चार्ज हो गया नेगेटिव q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ गया। विल बिकेम पॉजिटिव, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है? ना, नेगेटिव आ रहा है। विल बिकेम नेगेटिव, यस, दैट इज द आंसर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 0 होगा? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा? नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। एग्जाम में क्या कर देगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख देगा, तुम्हें 4 ऑप्शन दे देगा, तुम्हें बोलोगे भैया ने क्वेश्चन कराया था, मैं नेगेटिव का मार के आऊंगा। भाई गधो, देख लेना यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा गया, यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, एग्जाम में बस इतना ही खेलता है हर साल, क्वेश्चन वही रहता है, बस थोड़े से वर्ड चेंज कर देगा, तुम गलत करके आ जाओगे। प्लीज ध्यान से केयरफुली करना। हो गया? पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अगला सवाल रीड करो, क्या समझ में आ रहा है पढ़ के? कि मेरे पास क्या है? फिगर ए, मतलब एक फिगर मैं बना नहीं पाया, भूल गया उसको, ये मेरा फिगर बी है, ठीक है। फिगर ए यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये मेरे पास एक क्या है? बॉक्स है, इसका लेंथ कितना है? L/2 का है, यही बोला है ना। सोज एन इमेजिनरी क्यूब, ये क्या है? इमेजिनरी क्यूब है ऑफ एज L/2, L/2 क्यूब है, ठीक है, L/2 यूनिफॉर्मली रॉड ऑफ अ लेंथ L। एक क्या है मेरे पास? यूनिफॉर्मली रॉड है, यहाँ पे क्या है मेरे पास? एक रॉड है जिस पे चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लेंथ कितना है? L है, लेंथ कितना है इसका? L है, ठीक है। रॉड ऑफ लेंथ मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट एट द स्मॉल बट अ कांस्टेंट स्पीड, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है? इधर की तरफ ये मूव कर रहा है, स्लो और कांस्टेंट वेलोसिटी से। एट t is equal to 0, the left just the right face of the left touch, यहाँ पर मिस हो गया मुझसे, the left end touch, just touch, ठीक है, the left end just touch होगा यहाँ पे, ठीक है, the left end just touch the right face of the cube, ठीक है। इसका जो लेफ्ट एंड होगा जस्ट टच करेगा इसके राइट फेस से, ठीक है, एट t is equal to 0 में। Which graphs are obey if the rod goes to the cube? इसमें से कौन सा ग्राफ ओबे करेगा जब इस रोड ये क्यूब के अंदर जाएगा? जब ये रोड क्यूब के अंदर जाएगा तो इसमें से एक ग्राफ देगा, एक सी ग्राफ है, एक ए ग्राफ है, एक इधर जा रहा है और एक इधर से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये चार ग्राफे दे रखी हैं, तो कौन सा ग्राफ ठीक है?
ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेगा। तो देखो इसका L/2, इसका लेंथ L है, तो इसके अंदर जाना स्टार्ट हो रहा है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, मान लेता हूँ इतना अंदर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आधा चार्ज अंदर आ गया, आधा चार्ज बाहर रह गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्लक्स जैसे चार्ज अंदर आएगा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज इनसाइड बढ़ रहा है, चार्ज इनसाइड बढ़ रहा है। अगले केस में क्या होगा, ये जो रॉड है यहां तक पहुंच जाएगा, आधा बाहर रहेगा आधा पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ L/2 था, इसका लेंथ L था, तो ये L/2 तो आधा पहुंच गया और आधा लेंथ कहां रह गया, इसका बाहर रह गया। तो ये क्या हो गया, मेरा चार्ज पूरा हो गया। इस बार क्या होगी, जब तक कि पूरा अंदर आया फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती गई, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो जैसे जैसे इसका अंदर लेंथ बढ़ रहा है चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, तो चार्ज इनसाइड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्लक्स बढ़ा, अब ये क्या होगा, अगले केस में बाहर निकलना स्टार्ट होगा, तो यहां से आधा बाहर आ गया, आधा ये रहेगा, होगा ना, ये केस ऐसा भी तो आएगा, आधा इस साइड आ जाएगा, आधा इस साइड आ जाएगा। अगले केस में क्या होगा, ये किसका, ये वाला एंड यहां आ जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहां से बाहर जाएगा तो चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी धीरे धीरे। पहले क्या हुआ, ये अंदर आया, चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एक समय क्या था, इसका लेंथ L/2 था, ये पूरा लेंथ था, तो जब तक ये L/2 अंदर रहेगा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, है ना। चार्ज क्या रहेगा, एक टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर इतना ही चार्ज आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पहले फ्लक्स बढ़ा, धीरे धीरे चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स भी कम होगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा, कम होगा फ्लक्स। इसका मतलब कौन सा, ये देखो ये क्या है, सिर्फ फ्लक्स बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, क्या फ्लक्स घट भी रहा है। इसमें देखो क्या फ्लक्स बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, क्या फ्लक्स सिर्फ नेगेटिव में बढ़ रहा है, घट रहा है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है ना, ये इसको ऐसे कर दो ना, पॉसिबल नहीं है ये भी। ये देखो कि फ्लक्स कांस्टेंट है, सी वाले में क्या है, फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है इस केस में नहीं, ये क्या है, पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट रहा फिर डिक्रीज किया। तो नाउ दिस इज द ग्राफ, डी ओबे द ग्राफ, ओबे द दिस सिचुएशन, ठीक है। इस कंडीशन को ओबे करेंगे, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल है, बोर्ड में आ सकता है, मतलब बहुत ही हलवा सवाल है। बस ये बात याद रखना कि इसका लेंथ L था, इसका लेंथ L/2 था, तो ये जब पूरा घुस जाएगा तो इसका लेंथ बचा रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये अंदर जाता रहेगा, उस समय चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पूरा जब तक L/2 जाएगा, यहाँ तक ये L/2 पूरा आ गया, ऐसे ऐसे कि अभी भी तो L/2 है, यहाँ पर भी L/2 कब तक रहेगा L/2, जब तक ये वाला यहाँ तक ना आ जाए। अब जैसे जैसे इधर आएगा कम होता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पॉज करके इसको नोट करो, अच्छा सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए तो बहुत बढ़िया है। देखो आज ज्यादातर ना लेक्चर ज्यादातर क्वेश्चन मैं बोर्ड के लेके आऊँ, अगर जो जेई एडवांस और जेई मेंस के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करें, ठीक है, उसमें मजा आएगा जी, उसमें तो सारा एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा उसमें। इफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, कि मेरे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर, जब फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जीरो होगी, आसपास हो भी सकती है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, अगर फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो क्या चार्ज इनसाइड जीरो होगा। और चौथा ऑप्शन है क्या है, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस इज जीरो, क्या उसके आसपास भी चार्ज की वैल्यू भी जीरो होगी, मस्ट बी। देखो फ्लक्स जीरो होने का मतलब कौन कौन से केस बन सकता है, एक तो फ्लक्स जब जीरो होगा जब ना अंदर चार्ज ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये केस हो सकता है, ठीक है। दूसरे केस में फ्लक्स क्या जीरो होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो लेकिन अंदर कोई चार्ज ना हो, इस केस में हो सकता है फ्लक्स जीरो। तीसरा केस में फ्लक्स क्या होगा, इसके आसपास एक चार्ज रखा हो लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज ना रखा हो, ठीक है। ये 3 केसेस बन सकते हैं जब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो, जीरो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी जीरो एवरीवेयर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है आसपास, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो पहला ऑप्शन तो मुझे पढ़ के सही लग रहा है, इसने मे बी का वर्ड किया ना, मे बी यूज, मे बी जीरो, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मे बी जीरो, क्या अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, बिल्कुल पहला केस देख लो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है वहां पे, ठीक है। अच्छा तो पहला मोर देन 2 करेक्ट है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, हमेशा जब फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, कोई गारंटी नहीं। इस केस में देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे लेकिन फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, तो हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, ये फिक्स नहीं है, तो ये तो गलत है भाई। अगला क्या है, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज मस्ट बी जीरो, हाँ भाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को जीरो करना है तो नेट चार्ज को जीरो करना पड़ेगा, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज मस्ट बी जीरो। अच्छा इसे नेट चार्ज लिखा है, अगर नेट शब्द बता देगा ना, चार्ज मस्ट बी जीरो,
चार्ज जीरो हो ये जरूरी नहीं है, नेट चार्ज जीरो हो। क्या अगर यहाँ पर देखो प्लस का क्यू चार्ज रखा है, माइनस का 2q चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी क्या है, जीरो है। ठीक है, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। चार्ज है अंदर लेकिन नेट चार्ज जीरो है। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो ठीक है, नेट चार्ज की वैल्यू हमेशा जीरो होनी चाहिए, ये वाला। अगला क्या कह रहा है, द चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस इज जीरो। इसके आसपास, विसिनिटी मतलब आसपास का एरिया, अराउंड सरफेस, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग, उसके सराउंड में विसिनिटी मतलब सराउंडिंग। ठीक है, तो चार्ज इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस इज जीरो, उसके आसपास भी चार्ज क्या है, जीरो होगा। जरूरी नहीं है, यहाँ देखो यहाँ पे आसपास चार्ज है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू जीरो है सरफेस के लिए, तो ये भी गलत है। तो ए और सी क्या है, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट सरफेस को नोट करो, ये भी एक अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इस तरह से क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन में मार्क करना है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पे क्या रखा गया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो इसके सेंटर पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, मान लेते क्यू क्यू है ये, कितना होगा, आप साइलेंट नोट, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, फ्लक्स की वैल्यू जीरो। ऑप्शन क्या दे रखा है, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज जीरो, सही ऑप्शन है। स्फीयर से फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, इतना आसान सवाल आता है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, स्फीयर के कोई भी पॉइंट ले लो स्फीयर के आसपास, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ऐसा होता था क्या, खुद सोचो। अभी हमने डाइपोल वाला वीडियो पढ़ा था, हमने उसके लिए देखा था, इसके परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, कुछ याद है, माइनस kp/r³। इसके एक्सिस पे क्या होती थी, और 2kp/r³, याद आया। और इसके एक्सिस पे क्या होती थी, kp/r³ अंडर द रूट 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, याद आया कुछ, याद आया, यही तो होता था, यही होता था ना। तो देखो इसने बोला है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, नहीं होगी यार, परपेंडिकुलर पे ये, जनरल पॉइंट पे ये, एक्सिस पे ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो कहां हो रही है, ये तो गलत है भाई। ठीक, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट बी जीरो एवरीवेयर ऑफ द स्फीयर, अगर ये गलत है तो ये अपने आप सही होगा। इसने बोला नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा, तो ये गलत है, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये समझ गए तो ये तो अपने आप ही राइट कर दोगे। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऑन द सर्किल ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का सर्किल है ना, देखो ये स्फीयर का सर्किल है, ऐसे स्फीयर का सर्कल इधर भी बनेगा, मतलब जो स्फीयर का हिस्सा सर्कल बनेंगे स्फीयर के, एक चार सर्कल से मिलकर स्फीयर बनता है, पता होगा, चार सर्कल से मिलकर एक स्फीयर बनता है। तो जो इसका सरफेस सर्कल होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी यार, कहीं नहीं होने वाली, ये होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ये भी गलत है, तो ए और सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही थे। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अच्छे से क्वेश्चन। देखो ये देखो, मैंने इसलिए क्वेश्चन कराए हैं, बोरिंग लग रहे होंगे, बहुत आसान से थे, मतलब बेसिक से बात है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए थे क्योंकि बोर्ड में आपकी प्रैक्टिस हो, यहाँ इनफैक्ट जेईई में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको देखो इसमें सवाल एक भी खराब नहीं, सारे में कंसेप्ट यूज हुआ है, तो ये सब कंसेप्ट याद होगा तभी बड़े बड़े सवाल होंगे, तो इसीलिए मैंने ये सारे क्वेश्चनों को लिया है। अगर ये करके जाओगे तो कभी कल के लेक्चर में तभी मजा आएगा, क्योंकि कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो नोट करो इसको। चलो जी, बहुत हो गए क्वेश्चन, अब थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा जाए, एक आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं आज का, उसके बाद छोटा सा मैंने वीडियो रखा जानबूझ के, ये छोटा सा क्या हुई 50 मिनट के आसपास तो होगा ही ये छोटा ही होता मेरे लिए, अराउंड 120 मिनट के आसपास का वीडियो शूट करता था पहले मैं, तो उसके हिसाब से छोटा आपकी डेट में। ठीक, कहाँ करता था बताऊंगा नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस। अब देखो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस, कंडीशंस नहीं है, हम अपने फायदे के लिए कुछ रूल्स लिखे हैं, इसको कंडीशन ना लिख के हम रूल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए, जिससे हमारा क्या फायदा, कोई कंडीशन नहीं, तुम कैसा भी गॉसियन सरफेस बनाओ, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हमारा फायदा नहीं होगा ना।
हर गॉसियन सरफेस के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अभी हमने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है हाई लेवल की, कितने हाई लेवल की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ऐसे रूल्स बनाए हैं गॉसियन सरफेस बनाने के लिए जिसकी कैलकुलेशन हमारे 12th लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, उससे बाहर ना जाए। ठीक है, मतलब जो हम इंसान मतलब अभी अभी हमारे इस लेवल पे हमारे लिए बेनिफिशियल हो। कभी साइंटिस्ट तो है नहीं हम लोग, ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस लिखे, कंडीशंस फॉर गॉसियन सरफेस। पहला कंडीशन क्या है या पहला रूल क्या है, गॉसियन सरफेस ऑलवेज क्लोज, गॉसियन ये नहीं आएगा सर पहले, गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज, गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए, पहला रूल है। क्योंकि जो भी हम ये फॉर्मूला था हमारा phi इज इक्वल टू में q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए था, क्लोज सरफेस के लिए था ना। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, मैंने क्लोज सरफेस का वर्ड यूज किया था वहां पे 3D, तो ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड। तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा बनाना होगा, क्लोज सरफेस बनाना होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस बनाना होगा। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस, धीरे धीरे सीख जाओगे, क्वेश्चन करेंगे, इसके लिए सिलेंड्रिकल होता है। ये सब बातें थोड़ी बहुत याद रखना है, ये सब देखो याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए या फिर एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा स्फेरिकल होगा। ठीक है, इसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। ठीक है, और एक, चलो जब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, कुछ मेन चीजें मैंने करा दिया। दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन E एंड A। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, A मतलब एरिया वेक्टर। ट्राई टू टेक कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल जो होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। देखो इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा। तो जो एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के जो होगा, हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि टू टेक कांस्टेंट वैल्यू हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम। अगर नहीं ले पाए, और कोशिश भी कैसे करेंगे, ट्राई टू टेक सम फिक्स वैल्यूज, कैलकुलेशन इजी होगा, सम फिक्स्ड वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू, या तो 0 डिग्री लेने की कोशिश करेंगे, या तो 90 डिग्री, या तो 180 डिग्री। हम कोशिश यही करेंगे कि जब जो एंगल बने ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, या तो 0 डिग्री बने, या तो 90 डिग्री बने, या तो 180 डिग्री बने, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन हमारा इजी हो और ये कांस्टेंट भी हो, मतलब सबके लिए सेम बने मोस्ट ऑफ द केस में। तो ऐसे गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉसियन सरफेस should be symmetric about चार्ज। कोई भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, लीनियर चार्ज हो, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हो, ठीक है, कैसा भी चार्ज हो, उसके लिए गॉसियन सरफेस क्या हो, शुड बी सिमेट्रिक हो। अगर सिमेट्रिक नहीं हुआ तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए उससे कैलकुलेशन सीखी नहीं है, टफ हो जाएगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये देखो नॉन सिमेट्रिक सरफेस के लिए भी गॉस तो वैलिड है। अगर मान लो कि ऐसा सरफेस, ऐसा स्फीयर है यहाँ से और यहाँ से टोपी पहना रखा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है ना, यहाँ पे चार्ज रखा गया है, तो चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक, नीचे क्या है, स्फेरिकल है, ऊपर क्या है, कोन का शेप है, सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि क्लोज है। लेकिन अभी हमने सीखा नहीं है कैलकुलेशन, हम सीख भी नहीं पाएंगे इस लेवल पे। ठीक है, तो हम ये क्या सोचते हैं कि जब हम गॉसियन सरफेस बनाए तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करते हैं कि सिमेट्रिक हो। चार्ज इसके पीछे क्या दूंगा, एक और स्फीयर बना दूंगा, हेमी स्फीयर है ना, इसके ऊपर एक और हेमी स्फीयर, तो अब क्या हो जाएगा, चार्ज के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो कोशिश यही करेंगे हम कि जब गॉसियन सरफेस बनाए, क्या रखें, सरफेस को सिमेट्रिक रखें अबाउट द चार्ज। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गॉसियन सरफेस नेवर intersect point charge, but they intersect the linear charge distribution, देखो जो गॉसियन सरफेस है ना, पॉइंट चार्ज को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट चार्ज है, मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ,
तो ये ऐसे कभी नहीं बनना चाहिए, उस चार्ज को हम इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम गॉसियन सरफेस कभी निकाल पाएंगे। हाँ, अगर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी तरह से, लीनियरली हो या ना हो, तो वो इंटरसेक्ट कर सकता है गॉसियन सरफेस, इस केस में कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट चार्ज के लिए कभी भी वो इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये 4 बातों का ध्यान रखेंगे, सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉज करो, इसको नोट करके फिर क्वेश्चन करते हैं हम। कर लिया? चलो जी, देखो मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि 5 मिनट 10 मिनट वाले की वीडियो में मत पढ़ना। आप देखते हो ना, तो पिछले साल कुछ जाके वीडियोस को उठा के देखना, इतनी गालियां पड़ती है ना इन लोगों को बाद में एग्जाम के बाद, ठीक है। ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं इनके चैनल्स के ऊपर कि मतलब 10 मिनट में कौन सिखा सकता है आपको फिजिक्स? 10 मिनट में आप फिजिक्स सीख सकते हो? खुद सोच के देखो, खुद का दिमाग लगाओ कि 10 मिनट में आप फिजिक्स सीख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। 10 मिनट में एक चैप्टर सीख सकते हो? अरे अब तो मतलब परसों हद ही हो गई, 10 मिनट में पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करें, मतलब मजाक है क्या ये? मतलब फिजिक्स को मजाक बना रखा है, 10 मिनट में सिलेबस पूरा का पूरा 12th का 14 चैप्टर। बच्चे पागल है फिर जो पूरे पूरे साल पढ़ते हैं, मतलब हद है। खुद दिमाग लगाओ प्लीज, 10 मिनट की वीडियो में मत पढ़ना, पूरे साल पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, टाइम टाइम पे रिवीजन करो। मैं दोबारा यही बात बोल रहा हूँ अच्छे से, अगर 90% छोड़ना है तो इतना करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो बातें नहीं, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे सवाल, आप थोड़े अच्छे सवाल हाई लेवल के, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है। मुझे इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू बतानी है बाय द यूज ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ और सिमेट्रिक कंसंट्रेशन का यूज करके हमें इसके लिए बताना है फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसने बोला है कि देखो, अगर फ्लक्स इसका यूज करने के लिए नहीं बोला होता ना गॉस लॉ का, तो हम इंटीग्रेशन वगैरह करके निकालते, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, गॉस लॉ का यूज करना है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि सरफेस क्लोज होना चाहिए और सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज। तो क्लोज तो है नहीं पहले चार्ज, तो चार्ज को क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे? सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर भी क्या कर दूंगा मैं, एक ऐसा हेमिस्फीयर बना दूंगा। अगर नॉन सिमेट्रिक बनाऊंगा तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कभी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वार्म अप क्वेश्चन था, q बाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, ठीक है। हेमिस्फीयर दे रखा था ऊपर के लिए, तो पूरे के इसने हमें निकालना किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए। तो पूरे स्फीयर के लिए क्या हो गया, पूरे स्फीयर के लिए आया q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है, हेमिस्फीयर के लिए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फीयर, वो पूरे स्फीयर के लिए आया ना जी, q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए आया, पूरे स्फीयर के लिए। हमें किसके लिए निकाला है, हेमिस्फीयर के लिए। तो पूरे स्फीयर के लिए ये, तो आधे के लिए क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा कर दो। इतना आसान है, क्लियर है, हो जाएगा। बस इतना ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हें एग्जाम में, ऑप्शन दिया रहेगा तुम्हें, ऑप्शन में टिक करके आ रहा है, ऐसे करोगे चुटकियों में, ठीक है। हाँ, अगला ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है जिसका साइड a है, जिसके साइड क्या है, a है। यहां से a/2 डिस्टेंस है, बोर्ड का सवाल है। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज q रखा गया है। तो इसके लिए मुझे फ्लक्स की वैल्यू बतानी है कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। सोचो कैसे करेंगे, एक यूजिंग गॉस लॉ के सिवा हो भी नहीं सकता है, बहुत मुश्किल होगा। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से ऐसे फ्लक्स निकल रहा है ना, यहाँ से फ्लक्स जाएगा, यहाँ से ऐसे फ्लक्स, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई। कैसे कैलकुलेट करोगे इस चीज को, बहुत टफ काम हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लोज कैसे करूंगा, अबाउट सिमेट्रिक। तो नीचे एक स्क्वायर है, तो इसके जस्ट ऊपर इतनी दूरी पे एक और स्क्वायर बनाऊंगा, यहाँ से जस्ट a/2, तो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे एक और मैंने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, सेम ऐसा ही, ठीक है। थोड़ी क्या है वो देखना, मेरा फिगर वो थोड़ा खराब बनता है, ठीक। इससे a/2 डिस्टेंस पे तू एक और बनाया, इसको मुझे क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करूंगा, इधर से भी मुझे एक स्क्वायर चाहिए, पीछे से भी एक स्क्वायर चाहिए, और तो इधर से भी 2 चाहिए। इसका मतलब कैसा बनेगा, ये क्यूब सा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन के आएगा ना जी। इसका साइड मान लो ए, मेरा क्या है, नीचे वाला स्क्वायर जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, नीचे वाला स्क्वायर। तो मुझे इसको क्लोज करना था, क्या करना था, क्लोज करना था। बीच में a/2 डिस्टेंस पे चार्ज क्यों रखा गया है, तो इसको मुझे क्लोज करना था। तो यहाँ से जस्ट ऊपर एक स्क्वायर चाहिए, इसके जस्ट ऊपर एक स्क्वायर चाहिए, ठीक है। मुझे क्लोज करने के लिए इधर से भी क्लोज करना पड़ेगा, इधर से भी सेम, इधर से भी सेम, क्योंकि सिमेट्रिक भी रखना है, इधर से भी सेम। तो कैसा बनेगा, एक क्यूब बनेगा। इसके लिए कैसा बनेगा, एक क्यूब बनेगा। तो इसके लिए मुझे इस प्लेट के लिए फ्लक्स, पूरे क्यूब के लिए नहीं बतानी, मुझे इसके लिए बतानी थी, एक स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले गॉस लॉ का यूज करने के लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको क्लोज किया, तो क्या बन गया, ये क्यूब बन गया।
ठीक है, तो फ्लक्स ड्यू टू क्यूब क्या होगा, इस क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर एक क्यू चार्ज है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, मुझे क्या निकालना है, एक स्क्वायर के लिए निकालना था। तो एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने फेस होते हैं एक क्यूब के, 6 फेस, दो नीचे दो, एक दो ऊपर नीचे दो, सामने आमने सामने दो, 4 दाएं बाएं दो, ठीक है, तो 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस के लिए फ्लक्स कितना है, 6 फेस के लिए फ्लक्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक के लिए कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 डिवाइड में आ जाएगा एक के लिए, ठीक है। एक फेस के लिए जितना होगा वही इसके लिए होगा, क्योंकि हमने सिमेट्रिकल बनाया था। आई बात समझ में। देखो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे क्या रखा था, एक चार्ज रखा था, तो हमें इसको क्या करना था, पहले क्लोज करना था। क्लोज करने के लिए मैंने क्या बना, इसके ऊपर जस्ट एक स्क्वायर रखूंगा, इसके साए मैं पूरा क्लोज करके क्यूब बना दूंगा, तभी तो एक पूरा जो क्लोज होगा पैक होगा वो, ठीक है जी। तो मैंने पूरे क्यूब के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन, मुझे किसके लिए निकालना था, कि स्क्वायर के लिए निकालना था। तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, सारे कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं। 6 फेसेस के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन, एक के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड, 6 के लिए 6 तो एक के लिए 1/6, यूनिटरी मेथड। क्लियर है, ईच फेस लिख सकते हो यहाँ से, ईच फेस क्लियर है, या स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे करना होता है सवाल। अगला देखो, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का है, समझ में आना चाहिए, बोर्ड में आया हुआ सवाल है ऑप्शन में, देख सकते हो कितना आसान आता है। कि मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब है, और इसके कॉर्नर पे क्या रखा गया है, इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, क्यूब के जिसके साइड ए है, इसके कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, क्या रखा गया, प्लस क्यू चार्ज रखा गया इसके कॉर्नर पे। तो बताओ इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अच्छा जी, मुझे फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत बढ़िया। तो देखो, इसके लिए फ्लक्स की वैल्यू पहले मुझे इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करूंगा, इधर एक क्यूब है, इस कोने पे है, तो इसके जस्ट बगल में मुझे एक क्यूब चाहिए। देखो ये मेरे पास मान लो एक क्यूब है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मुझे इसको क्या करना है, क्लोज करना है। कैसे करूंगा, इसके सिमेट्रिक करना है, इसके यहाँ पर एक मैं क्यूब लगाऊंगा, इसके जस्ट बगल में एक यहाँ पर क्यूब लगाऊंगा, इधर से तो क्लोज, एक इसके पीछे लगाऊंगा, बीच में आ गया। क्या ये अभी क्लोज हुआ, नहीं। अभी देखो ये क्या था, एक नीचे यहाँ पे कोने पे रखा था, तो एक मैंने यहाँ से रखा, तो इसका नीचे वाला हिस्सा बहुत बड़ा बॉल रखा, सोचो यहाँ पे, ठीक है, एक इतना बड़ा चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पर एक क्यूब था इस कोने पे, तो इधर वाला हिस्से का आधा तक पैक था, इधर से किया आधा और पैक हो गया, इधर से करूंगा मतलब ये नीचे का सारा हिस्सा तो पैक हो गया, अभी ऊपर वाला तो बचा है, ऊपर वाला बचा है ना। समझ पा रहे हो चीज को, 3D में सोच के देखो, ये कोने पे क्यूब रखा है, इस मान लो क्यूब है यहाँ पे एक वो रखा हुआ है, मान लो ये चार्ज रखा हुआ है, इसको मुझे पैक करना है। तो इसके जस्ट बगल में एक क्यूब डालूंगा ऐसा ही, तो ये बिल्कुल बीच में हो जाएगा। अभी पीछे से खाली है, अभी देखो यहाँ पे एक क्यूब हो गया, तो पीछे से भी 2 खाली है, तो 2 ऐसे क्यूब इसके पीछे लगाऊंगा, ऊपर से बच जाएगा, तो इसके ऊपर जस्ट 4 और ऐसे रख दूंगा। इसका मतलब कि टोटल कितने हो गए, 8 क्यूब हो गए, तब जाके पैक हुआ। एक क्यूब दिया था मुझे, 7 क्यूब और रखने पड़े तब जाके पैक हुआ। अब क्या हो गया, चार्ज क्लोज हो गया, पूरी तरह से बीच में था ना, अब बिल्कुल बीच में आ गया, इधर से भी पैक, इधर से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, बिल्कुल क्या गया, सेंटर में अब क्लोज हो गया चार्ज के। अभी देखो जब नीचे हमने किया था क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ रखा तब भी क्लोज नहीं, यहाँ रखा तब भी थोड़ा सा रह जाएगा, क्लोज करने के लिए यहाँ पे लगाना और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ला के रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये होगा क्लोज। तो 8 हमें 8 क्यूब चाहिए इसे क्लोज करने के लिए। तो 8 क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होगा मेरा, 8 क्यूब के लिए जो मेरा होगा क्या होगा, 1/q/ε0। 8 क्यूब के लिए क्या होगा मेरा, q/ε0, क्या होगा, q/ε0। अच्छा जी, अच्छा ये देखो जो चार्ज हैगा यहाँ पे, इसके जस्ट बगल में, यहाँ पे देखता हूँ, ये चार्ज कहाँ रखा था, यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो इसके देखो 3 फेसेस, हमें क्या निकालना था, एक फेस एक क्यूब से निकालना था, किससे निकालना था, एक क्यूब से निकालना था। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, 8 क्यूब है, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स हो जाएगा मेरा, q/8ε0, कितना होगा, q/8ε0। रुको एक मिनट रुको, कितना हुआ, q/8ε0, q/8ε0। एक फेज से कितना होगा, अच्छा इस क्यूब पे कितने फेज से फ्लक्स निकल रहा होगा, देखो ये वाला हिस्सा कैद हो गया, इसके पीछे वाला हिस्सा भी कैद हो गया, देखो ये वाला हिस्सा कैद हो गया, इसकी इधर से जस्ट क्यूब रखेंगे तो यहाँ से तो फ्लक्स नहीं निकलने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स निकलेगा ना यहाँ से ऐसे से पास कर जाएगा, इस सरफेस से ऐसे पास करेगा, इस सरफेस से ऐसे पास करेगा, और इस वाले सरफेस से फ्लक्स ऐसे पास करेगा। मतलब इसके जो 3 चीजें समझाऊंगा मैं इसको, ये है, इसके इस कोने पे चार्ज रखा गया है, तो इस कोने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इसको छू के ऐसे निकलेगा, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो इसके परपेंडिकुलर पास करे, जो इसके परपेंडिकुलर पास करे। तो इस कोने पे वो रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए फ्लक्स कैसे निकलेगा, ऐसे छू के निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए ऐसे छू के निकलेगा, और ऊपर से भी ऐसे छू के निकलेगा, ठीक है। इन तीनों से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मतलब किससे निकलेगा, इससे यहाँ पर चार्ज रखा है,
इस वाले इसके जस्ट पीछे वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर निकलेगा। यहाँ पे चार्ज देखा है, इसके जस्ट सामने वाले के लिए परपेंडिकुलर निकलेगा, इसके जस्ट इसके वाले के लिए परपेंडिकुलर निकलेगा, इसके लिए निकले, इसके नीचे वाले के लिए, ठीक है। मतलब 3 सरफेस से तो निकलेगा ही नहीं फ्लक्स। किससे निकलेगा? 3 सरफेस। तो ये था पूरे क्यूब के लिए, एक क्यूब के लिए था, तो 3 सरफेस के लिए कितना होगा? Q4 ईच 4 1 क्यूब, तो 1 क्यूब के लिए कितना होगा मेरा? Q/8 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा? Q/24 24 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा मेरा 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या था? पूरे क्यूब के लिए आया था, लेकिन पूरे क्यूब से थोड़ा निकल रहा था। ये क्यूब का मतलब क्या है कि 6 फेसेस से निकल रहा था, लेकिन पूरे 6 फेस से निकल रहा, सिर्फ 3 फेस से निकल रहा था। मुझे यहाँ पे 3 फेस का चाहिए था, 6 फेस के लिए था, 3 फेस के लिए कितना? पहले मैं 1 फेस का निकालूंगा, तो 6 नीचे जाएगा, उसके लिए 3 फेस के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिटरी मेथड। 6 फेस के लिए कितना आ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि तीनों फेस से नहीं निकल रहा, 6 के 6 फेस से नहीं निकल रहा, सिर्फ 3 फेस से निकल रहा। 3 फेस से तो ऐसे निकल जा रहा है छूके, ये यूं समझ सकते हो कि 3 फेस तो ढके हुए हैं दूसरे क्यूब से। ये इस वाले क्यूब से ढका हुआ है, पीछे वाला भी ढका हुआ है, इधर वाला भी ढका हुआ है, ऊपर वाला, इधर वाला नहीं ढका, इधर वाला खाली है, सामने वाला खाली है, नीचे वाला, 3 ही फेस तो खाली है, 3 फेस तो ढके हुए हैं। एक ये वाला फेस खाली है, इधर कोई क्यूब नहीं रखा, इसके इधर क्यूब रखा तो ये फेस ढक गया, इसके पीछे क्यूब रखा ये फेस ढक गया, इसके ऊपर क्यूब रखा ये फेस ढक गया, तो 1 2 3 फेस तो खाली है। तो यूं समझ सकते हो फ्लक्स कहां से निकल रहा है? सिर्फ 3 फेस से निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में समझ सकते हो। तो देखो 6 फेस के लिए इतना, एक फेस के लिए कितना होता? एक फेस के लिए कितना होता? Q/8 48 48, ये नीचे आ जाता। हमें कितना निकालना है? 3 फेस का निकालना है, तो 3 फेस के लिए कितना हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48/एप्सिलॉन नॉट, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 कट जाएगा, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा समझ सकते हो। तो ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, तीनों बोर्ड में आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर में। पॉज करके सारे क्वेश्चनों को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर नोट्स में इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है, ठीक है। वहाँ पर ड्राइंग बनाने की भी कोशिश की है मैंने, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होगी उसमें तो माफ करना, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैंने पढ़ाया ना, ये ज़्यादा परफेक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है। पॉज करके नोट करो, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। ये सब पढ़ के आओगे तभी वो समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।